हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह पे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने डिटरमिनेंट स्टार्ट कर लिया था, है ना। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि पिछले 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा है कि बेसिक डिटरमिनेंट का डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन क्या होता है। साथ साथ हम लोगों ने एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ लिया था। और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिटरमिनेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, ये टॉपिक कहीं ना कहीं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और साथ साथ जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड में भी आना फिक्स है कि आएगा, ठीक है। और मेंस में भी क्वेश्चन यहाँ से है फिक्स की आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिएगा फ्रेंड्स, इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी चैप्टर्स में अगर हमें प्रॉपर्टीज़ पढ़ना होता है तो उन प्रॉपर्टीज़ को आप खास करके ध्यान से पढ़ना, बिकॉज मेंस के लिए प्रॉपर्टीज़ बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉपर्टीज़ बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं मेंस वगैरह में। अगर आपका दिमाग इतना शार्प है, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज़ आपका अच्छे से क्लियर है, एट ए टाइम अगर आप समझ रहे हो कि क्वेश्चन में किस टाइप के प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करना है, तो आपका क्वेश्चन फ्रेंड बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में बन जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और ध्यान देना है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट में किन किन प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट में सबसे पहला प्रॉपर्टी हमें क्या पढ़ना है। देखिए फ्रेंड्स, व्हाइट बोर्ड पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा एक प्रॉपर्टी, जो पहला प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट का। ऐसा नहीं है कि पहला दूसरा, ठीक है। मेरे हिसाब से जो हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में, तो पहला प्रॉपर्टी क्या है ध्यान दीजिएगा। पहला प्रॉपर्टी बोला गया है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, आप सबको पता है कि डिटरमिनेंट क्या देता है, तो डिटरमिनेंट एक वैल्यू प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर डिटरमिनेंट एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है तो बोला गया है कि द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। उस डिटरमिनेंट का वैल्यू रिमेन्स अनचेंज मतलब चेंज नहीं होगा, ठीक है। कब बोला गया, इफ़ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, अगर उस डिटरमिनेंट के रो और कॉलम को आप आपस में बदल देते हो। तो याद कीजिएगा फ्रेंड्स, रोज और कॉलम्स आपस में कब बदलते थे, तो मैंने पहले ही बताया है फ्रेंड्स कि मैट्रिसेस का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए डिटरमिनेंट समझने के लिए। अगर आपका मैट्रिसेस पढ़ा हुआ नहीं है तो डिटरमिनेंट समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। इसीलिए मेरे तरफ से एक हिदायत है आपको कि आप जब भी डिटरमिनेंट पढ़ने के लिए बैठो तो सबसे पहले आप जाके मैट्रिक्स नाम के चैप्टर को ज़रूर पढ़ें, ठीक है। मैट्रिक्स अगर आपका क्लियर हो जाता है तो डिटरमिनेंट समझने में आपको प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगा। तो आप जाइए सबसे पहले मैट्रिसेस को पढ़ें, तब आकर के आप डिटरमिनेंट को देखें, ठीक है। चलिए, तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि रोज़ एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करना। तो याद कीजिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था मैट्रिसेस, ठीक है। मैट्रिसेस में हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा, मैट्रिसेस में हम लोगों ने एक कंडीशन पढ़ा था ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स आपको याद होगा कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते कैसे हैं। तो अगर मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर ये 1 2 3 4 ये हमारा एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का मैं अगर ट्रांसपोज फाइंड आउट करता हूँ, तो आपको याद होगा फ्रेंड्स, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देना। तो जो रो है फ्रेंड्स, ठीक है, वो जितने भी रोज़ हैं और जितने भी कॉलम्स एक दूसरे से क्या होंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। इट मीन्स जो हमारा रो है वो कॉलम बन जाएगा। तो हमारा ये देख रहे हो फ्रेंड्स, ये पहला रो है तो ये कॉलम बन जाएगा, तो ये 1 2, ठीक है। ये दूसरा रो है तो हमारा ये कॉलम बन जाएगा 3 और 4। तो आपको याद आ गया होगा कि ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, रोज़ और कॉलम्स एक दूसरे से क्या जाते हैं, इंटरचेंज जाते हैं। इट मीन्स जो रो है वो कॉलम बन जाता है, या दूसरी भाषा में आप बोल सकते हो जो कॉलम है वो देख सकते हो आप रो बन जाता है। यही हमारा ट्रांसपोज का मतलब होता था, ठीक है। चलिए, इसी कंसेप्ट के बेसिस पे हम यहाँ पे पहला प्रॉपर्टी समझने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। तो बोला गया है अगर किसी डिटरमिनेंट हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है ना, और डिटरमिनेंट का अगर हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं, तो ट्रांसपोज निकालने के बाद अगर फिर से उसका वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो उसका
उस पहले वाले डिटर्मिनेंट का वैल्यू और उस ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट का वैल्यू दोनों क्या होगा, सेम रहेगा, कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, तो वही रोज़ एंड कॉलम्स का इंटरचेंज करने का मतलब है। या दूसरी भाषा में पहला प्रॉपर्टी को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, इन अनदर वे वी कैन से द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगा अगर वो ट्रांसपोज कर देंगे उसको हम। तो अगर उस डिटर्मिनेंट का हम ट्रांसपोज निकाल देते हैं और उसका फिर हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, तो वो पहले वाला डिटर्मिनेंट का वैल्यू और ट्रांसपोज करने के बाद डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा, दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा, बराबर रहेगा। इस चीज़ को हम एक एग्जांपल से समझते हैं, इससे क्या होगा आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो हमारे सामने एक हम लोगों ने डिटर्मिनेंट लिया ए। ठीक है, हम 2x2 का ही डिटर्मिनेंट लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे। ठीक है, समझने में आपको आसानी होगा, ध्यान देना। जैसे मान लो यहाँ पे दिया गया 3 0 -1 और 2, ये हमारा एक ए नाम का डिटर्मिनेंट दिया गया है। ठीक है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग समझिएगा फ्रेंड्स, बोला गया है कि जो दिया गया है उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू, ठीक है, और इसी का ट्रांसपोज कर देने के बाद जो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा वो दोनों क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसका वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट, तो ए हमारे पास दिया गया है एक 2x2 का डिटर्मिनेंट, इसका हम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारा रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है फ्रेंड्स, आपको याद होगा, इस तरह से करके, है ना, या DET ऑफ ए करके हम लोग, या डेल्टा लिख करके, डेल्टा ऑफ ए हम लिख करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन हुआ, इससे ये पता चल रहा है कि हम इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपको याद होगा 2x2 का बहुत आसान तरीका मैंने बताया था, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 2 6। ठीक है, फिर उसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब पीछे माइनस साइन आ जाएगा, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन है, ये 0 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकला फ्रेंड्स, 6। ठीक है, चलिए उसी तरह से तो यहाँ तो हम लोगों ने ए का डिटर्मिनेंट निकाल लिया। ठीक, अब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर इस ए का हम ट्रांसपोज कर देते हैं, मतलब जो रो है उसको हम कॉलम बना दे और जो कॉलम है उसको हम रो बना दे, जो भाषा बोल सकते हो आप। ठीक है, तो उसके बेसिस पे डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा, ये पहला प्रॉपर्टी बोला है। चलिए, तो हमारे पास ए दिया गया था क्या फ्रेंड्स, हमारे पास ए दिया गया था 3 0 -1 और 2। अगर इस ए का हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं, इस ए का हम क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर इस ए का हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, तो इस ए का ट्रांसपोज बोलने का मतलब जो रो है हमारा वो कॉलम बन जाएगा, या जो बोल सकते हो जो कॉलम है हमारा रो बन जाएगा। इट मीन्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। तो देखिए हम एक चीज़ याद रखते हैं, रो को कॉलम बनाते हैं, तो ये रो है तो ये कॉलम बन गया, ये दूसरा रो है तो ये कॉलम बन गया। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर इसका हम डिटर्मिनेंट निकालें, ध्यान दीजिएगा ए ट्रांसपोज का हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, तो 3 2 6, बीच में माइनस और 0 - 1 0, तो ये भी कितना आया फ्रेंड्स, 6 आया। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, तो इससे हम बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, मतलब वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन द डिटर्मिनेंट्स गेट्स, ठीक है, ट्रांसपोज। अगर डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज कर देते हैं, इट मीन्स हम अगर रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं या कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देते हैं, तो इससे डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, उसका वैल्यू क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह करके हमारे सामने क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स के तौर पे कैसे पूछे जा सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पे क्वेश्चन कैसे दे सकता है, एक एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ। मान लो आपके सामने दिया गया है इफ़, ठीक है, ए इज़ इक्वल टू, ठीक है, यहाँ आपके सामने क्या दिया गया है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, इफ़ ए इज़ इक्वल टू, मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया रहता है 3 0 -1 2, ठीक है, ठीक है, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू कितना, 6। तो आपसे बोलता है देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ 3 -1, ठीक है, 3 माइनस स्लिपरी हो गया थोड़ा, है ना, 3 -1, ठीक, 0 और 2। आपसे पूछता कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, आपसे पूछेगा इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, हम बस बेसिक आपको समझाने के लिए मैंने इस तरह का क्वेश्चन लिया है। ध्यान दीजिएगा, मैं बेसिकली बस समझाने के लिए ऐसा काम कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, देखिए
यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि अगर ए का वैल्यू दिया गया है, मतलब ए डिटर्मिनेंट दिया गया है 3 0 -1 2, अब बोला गया इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है 6 है, ठीक है। तो बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, ठीक। ये बस बेसिक में आप बोलोगे सर डायरेक्ट करके निकाल के दिखा देंगे ना, हाँ मैं बस स्पेशली समझाने के लिए ही करना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ 3 × 3 का रहता तो क्या करते आप, ठीक है। 3 × 3 का रहता तो क्या करते, फिर वहाँ डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको टाइम बर्बाद करना पड़ता। लेकिन बस प्रॉपर्टी के बेसिस पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हमारे सामने, ठीक है, आपसे पूछा इसका वैल्यू फिर क्या होगा बताइए, तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अगर ए का डिटर्मिनेंट 6 दिया गया है तो इसका वैल्यू आपसे पूछा, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो वही एलिमेंट यहाँ दिख रहा है। तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आना चाहिए, दिमाग में चीज़ पुट होना चाहिए कि जो चीज़ एलिमेंट वहाँ वही एलिमेंट यहाँ है, लेकिन दोनों में रिलेशन कुछ डिफरेंस है क्या। हाँ, हमको दिख रहा है कि जो हमारा कॉलम था वो रो बन जा रहा है, या जो हमारा रो था वो कॉलम बन रहा है। मतलब हम लोगों ने देखा कि इस ए का अगर डिटर्मिनेंट 6 है तो ये तो इसका कहीं ना कहीं ट्रांसपोज दिया गया है, तो हम डायरेक्टली देखेंगे अरे यार ये तो इसका ट्रांसपोज, और हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वही उसके ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो हम डायरेक्टली बिना निकाले हम बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 6। तो हम डायरेक्टली बिना निकाले बोल सकते हैं। तो ये हम लोग किसके बेसिस से बता सकते हैं फ्रेंड्स, तो ये हम लोग बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी आपको ध्यान में है तो तुरंत आप आंसर बता सकते हो। तो यही पे आप सोच लो ना, एक 3 × 3 का डिटर्मिनेंट होता और उसका वैल्यू आपको बोलता इतना है, तो उसी डिटर्मिनेंट का यहाँ ट्रांसपोज करके लिख देता और बोलता बताइए उसका वैल्यू कितना होगा। तो सीधी सी बात है, अगर हम जानते हैं प्रॉपर्टी से कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो या उसी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज निकालो, दोनों वैल्यू सेम होता है, तो हमें वैल्यू निकालने का ज़रूरत नहीं है दूसरा वाला का। हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि उसका आंसर कितना होगा, जो पहले वाले डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वही होगा। तो इस तरह से करके हम पहला प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा है। तो पहले आप फटाक से इन चीज़ों को लिख लें, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि आगे हम लोग को सेकंड प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ दिखना है, ठीक है। तो आप पहले इस चीज़ को लिख लीजिए। अब आते हैं फ्रेंड्स हम लोग अपने सेकंड प्रॉपर्टी की ओर, जो डिटर्मिनेंट का हमारा सेकंड प्रॉपर्टी है। देखिए क्या लिखा है सेकंड प्रॉपर्टी कि इफ़ एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, ठीक है। याद कीजिए आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटरचेंज का मतलब क्या होता है। जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिटर्मिनेंट या एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन डिटर्मिनेंट जब पढ़ा रहा था तो मैं मैट्रिसेस पढ़ा रहा था, एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस, तो वहाँ हम लोगों ने बात किया था इंटरचेंज के बारे में, ठीक है। तो इंटरचेंज का मतलब आपको याद होगा क्या होता है। इंटरचेंज मतलब अगर मैं कोई 2 रो को इंटरचेंज करने का बात कर रहा हूँ तो याद रखिएगा, अगर R1 और R2 हमारा 2 रो है तो R2 R1 का जगह चला जाएगा और R1 R2 की जगह चला जाएगा, ठीक है। एक दूसरे के पोजीशन को क्या कर लेगा, सारा एलिमेंट्स ऑक्यूपाई कर लेगा, करस्पॉन्डिंग पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो इसका मतलब होता है इंटरचेंज, ठीक है। तो अदर 2 रो या तो कोई भी 2 कॉलम, ठीक है, डिटर्मिनेंट का क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है, तो हम बोलेंगे कि उस केस में डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो सेम रहेगा, मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, बट साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिए। जैसे मान लो कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, वहाँ बताया गया है कि अगर ए का वैल्यू दिया गया, मतलब ए का डिटर्मिनेंट में दिया गया कितना, 1 -3 2 और 4, ठीक है। मैं छोटा छोटा एग्जांपल लेकर के समझा रहा हूँ। अगर 2 × 2 के लिए डिफाइन हो रहा है तो वो 3 × 3 के लिए भी होगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर ये हमारा 2 × 2 का डिटर्मिनेंट है तो मैंने आपसे पूछा कि इस ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा, तो 1 4 × 4, बीच में माइनस आएगा, 2 × -3 -6, इट मीन्स 4 + 6 इट मीन्स 10, ठीक है। और अगर इस प्रॉपर्टी सेकंड के अनुसार मैं कैलकुलेशन करूं, ठीक है, अगर इस दूसरे वाले प्रॉपर्टीज़ के अनुसार मैं बात करूं तो दूसरे वाले प्रॉपर्टी में क्या बोला गया है कि अगर इस डिटर्मिनेंट का कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम आप क्या करते हो, इंटरचेंज कर देते हो, कोई 2 रो या कोई कॉलम आपस में क्या करते हो, इंटरचेंज कर देते हो, तो उससे डिटर्मिनेंट का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, बस साइन पे फ़र्क पड़ेगा। मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है, +10, तो अगर इंटरचेंज करते हैं तो रिज़ल्ट हमारा क्या आना चाहिए, -10, ठीक है। देखिए जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे R1 को
इंटरचेंज कर देता हूँ R2 से। आप देख सकते हो ये हमारा क्या है, R1 है, ये हमारा क्या है, R2 है। ठीक है, अगर ये हमारा R1 और R2 है तो मैंने क्या किया, R1 को इंटरचेंज कर दिया R2 से, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर मैं R1 को इंटरचेंज कर देता हूँ R2 से तो ध्यान देना क्या होगा, तो होगा ये चीज़ कि यही अब हमारा A को हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं क्या, 2 4 1 और -3। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या लिख सकते हैं इसको हम, 2 4 1 और -3। इसको हम B नहीं, इसको A नहीं, हम इसको B ले देते हैं बिकॉज इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, कुछ चेंजेस आ जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर हमने R1 को इंटरचेंज कर दिया R2 से तो अब हमारा नया डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, 2 4 1 और -3। तो आप देख सकते हो अगर इस चीज़ का अगर मैं फिर से डिटर्मिनेंट निकालता हूँ, ठीक है, कब, जब मैंने रोज़ को आपस में इंटरचेंज कर दिया तब, तो उस केस में मैं अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ तो रिज़ल्ट क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, तो रिज़ल्ट क्या आएगा, 2 × -3 मतलब -6, बीच में पहले से माइनस होता है और 1 4 ज़ा 4, तो रिज़ल्ट कितना है फ्रेंड्स, -10। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही हम लोगों ने, ठीक है, रोज़ को आपस में इंटरचेंज किया तो उस पहले वाले डिटर्मिनेंट का मैग्नीट्यूड और इंटरचेंज करने के बाद जो डिटर्मिनेंट आया था उसका मैग्नीट्यूड सेम है, बस साइन क्या हो गया फ्रेंड्स, बदल गया है। तो यही दूसरा वाला प्रॉपर्टी समझाना चाह रहा। चलिए हम कॉलम को भी करके देख लेते हैं। अगर मैं C1 को इंटरचेंज कर देता हूँ फ्रेंड्स किससे, C2 से, अगर कॉलम के हिसाब से बात किया जाए तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं C1 को C2 से इंटरचेंज कर देता हूँ इस वाले डिटर्मिनेंट में, ठीक है, ध्यान देना आप, तो मान लीजिए अब हमारा नया डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, तो यह आ जाएगा -3 4 और यह आ जाएगा 1 और 2। ठीक है, अगर मैं इस वाले डिटर्मिनेंट में कॉलम 1 को कॉलम 2 से क्या करता हूँ, इंटरचेंज करता हूँ, तो मेरा जो अब नया डिटर्मिनेंट है वो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, तो मेरा नया डिटर्मिनेंट आ जाएगा, देखिए ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है, तो C2 C1 की जगह चला गया और C1 C2 की जगह चला गया, तो इस तरह से आ गया। अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ध्यान दीजिए क्या आता है, -6, बीच में पहले से माइनस और ये 4, तो इट मीन्स -10। तो हम क्या बोलेंगे कि हम देखें कि रो को इंटरचेंज करो या कॉलम को इंटरचेंज करो, मैग्नीट्यूड तो वही होता है, बस साइन अगर डिटर्मिनेंट क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो यही सेकंड प्रॉपर्टी हमें बताना चाह रहा था। तो सेकंड प्रॉपर्टी ध्यान में रखिएगा। पहला प्रॉपर्टी क्या समझे फ्रेंड्स, कि डिटर्मिनेंट में अगर आप ट्रांसपोज करते हो, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू रिमेंस अनचेंज्ड होता है। दूसरा प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या पढ़ा, दूसरा प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर डिटर्मिनेंट में मौजूद कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम्स अगर आप इंटरचेंज करते हो आपस में, तो उससे मैग्नीट्यूड तो सेम होता है बट साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी था। अगर वापस से इसको मैं फिर से, ठीक है, इंटरचेंज कर देता हूँ इसका C1 को C2 से, तो फिर ये क्या हो जाएगा, अब नया डिटर्मिनेंट बनेगा तो उसका फिर डिटर्मिनेंट निकालोगे, वैल्यू निकालोगे, तो क्या बन जाएगा, +10। जितना बार चेंज होगा उतना बार साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट बदलते जाएगा। ठीक है, मैंने एक बार चेंज किया है इसका रो 1 और रो 2 को, तो अब हमारे पास ये चीज़ आया तो इसका वैल्यू -10 है। अगर फिर मैं इसको बदल दूँ, R1 और R2 इसका फिर से इंटरचेंज कर दूँ, तो आप देख सकते हो फिर यही चीज़ बन जाएगा, तो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, +10। तो जैसे जैसे आप बदलोगे वैसे वैसे साइन भी अल्टरनेट होते जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आप ऑब्जेक्टिव समझ सकते हैं कैसे आ सकता है। ऑब्जेक्टिव सिंपल है फ्रेंड्स, यही चीज़ पूछ लेगा, इफ़ A = मान लो इतना दे देगा, ठीक है, बोलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना है, 10 है, तो पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, इतना लिख के छोड़ देगा। तो आपको देख करके समझ में आना चाहिए कि एलिमेंट तो वही है, बस कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि हमारे दो रोज़ आपस में इंटरचेंज हुए, तो हम डायरेक्टली इसका आंसर बोल सकते हैं कितना आएगा, -10 आएगा, बिना इसको निकाले ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी। तो बहुत आसान है, ध्यान देना, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को लिख लीजिए फ्रेंड्स, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 3। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अपना थर्ड प्रॉपर्टी, जो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 3 है। देखिए ध्यान से, बहुत ही प्यारा सा और इम्पॉर्टेंट सा प्रॉपर्टी है, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा गया है, इफ़ एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, सेम। ठीक है, अगर कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम, कम से कम 2 से ज़्यादा भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कम से कम 2, कोई भी 2 रो और कोई भी 2 कॉलम डिटर्मिनेंट का क्या है,
आइडेंटिकल है मतलब सेम है, मतलब उनके एलिमेंट्स क्या दिख रहे हैं, एकदम 2 कॉपी दिखाई दे रहे हैं, सेम दिखाई दे रहे हैं, तो उस केस में डिटर्मिनेंट का वैल्यू पक्का क्या होगा फ्रेंड्स, 0 ही होगा, ये कंफर्म है। ठीक है, मतलब हम निकालना भी ज़रूरी नहीं है, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि उस डिटर्मिनेंट का 2 रो और 2 कॉलम आइडेंटिकल है। ठीक है, अगर कोई भी 2 रो और कोई भी 2 कॉलम दोनों में से कोई भी दिखाई दे आप तो कर सकते हो। ठीक, या तो कोई 2 रो या तो कोई 2 कॉलम, अगर आपको सेम दिखा तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 1 2 1 2। ठीक है, तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, अगर आप बोलना चाहोगे तो आप बोल सकते हो कि R1 और R2 क्या है फ्रेंड्स, सेम है, मतलब R1 का एलिमेंट जैसा दिख रहा है सेम करस्पॉन्डिंगली हम बोल सकते हैं R2 का एलिमेंट भी दिख रहा है। अब ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स 1 2 है तो यहाँ मैंने 2 1 लिख दिया, वो सेम नहीं है। ठीक है ना, वो सेम नहीं है, क्योंकि ये 1 2 है, ये नीचे 2 1 है, 1 के नीचे 1 ही होना चाहिए, 2 के नीचे 2 ही होना चाहिए। ठीक, R1 का और R2 का दोनों का एलिमेंट क्या है फ्रेंड्स, देख सकते हो आइडेंटिकल दिख रहा है, मतलब दोनों रोज़ आइडेंटिकल है, सेम है, जैसा ऊपर लिखा हुआ सेम वैसे ही नीचे भी लिखा हुआ है। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो पक्का है 0 ही आएगा। चलो चेक कर लेते हैं डिटर्मिनेंट 0 आता है कि नहीं। तो 1 2 ज़ा 2, बीच में माइनस होता है और 1 2 ज़ा 2, देख सकते हो फ्रेंड्स डिटर्मिनेंट कितना आया, 0 आया। ठीक है, या दूसरी भाषा में आप बोल सकते हो, देख सकते हो यहाँ कॉलम भी हमको आइडेंटिकल नहीं दिख रहा। अगर कॉलम आइडेंटिकल नहीं दिख रहा तो हम कॉलम वाला बात नहीं करेंगे, हम बात किसका करेंगे, रो वाला। तो याद रखिएगा, आइदर या तो कोई 2 रो आपस में इक्वल हो या तो कोई 2 कॉलम अगर आपस में इक्वल हो तो ही बोलेंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ रो इक्वल दिख रहा है, कॉलम तो इक्वल नहीं दिख रहा है। कॉलम में देख सकते हो आप, इसमें 1 1 है, इसमें 2 2 है, तो आइडेंटिकल कॉलम तो नहीं है। तो अगर आइडेंटिकल कॉलम नहीं है तो हम बोलेंगे कि उस बेसिस पे हम बता नहीं सकते, यहाँ रो के बेसिस पे हम बोल देंगे। चलिए क्या और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दिया गया है 3 क्रॉस 3 का। ठीक है, ये दिया गया 1 2 3 -1 0 2 1 2 3, ये हमारा मान लीजिए फ्रेंड्स एक 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालने जाओगे बाय प्रोसेस तो टाइम तो लगना है, ये फिक्स है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी आपको ध्यान में है तो हम डायरेक्टली बोलेंगे इसका आंसर 0 आएगा। क्यों, देख सकते हो इसका R1 और इसका R3, मतलब पहला रो और तीसरा रो क्या है फ्रेंड्स, आइडेंटिकल है, मतलब सेम है। तो अगर ऐसा दिख रहा है तो हम डायरेक्टली बोल देंगे फ्रेंड्स कि इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 0 आएगा। तो आप चाहे तो चेक करके भी देख सकते हो, एक्सपेंशन करके 0 ही आएगा। चलिए मान लो मैं आपको एक्सपेंशन करके चेक कर देता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए हम एक्सपेंशन कर रहे हैं अलॉन्ग R1, एक्सपेंशन अलॉन्ग R1। तो आई होप आपसे उम्मीद कर सकता हूँ मैं कि आपको एक्सपेंशन करने आ गया होगा। अगर मैं R1 के अलॉन्ग एक्सपेंशन करता हूँ तो मैंने आपको बताया था कि R1 का हम देखते हैं साइन कन्वेंशन, तो प्लस माइनस प्लस। ठीक है, चलिए तो पहला R1 के एलिमेंट कौन है, 1, उसका साइन कन्वेंशन क्या है, प्लस, तो ये 1 ले लिया मैंने। अब इस 1 को हम रो और कॉलम वाइज ढक देंगे, ढक दिया, और डायरेक्टली आप फ्रेंड्स 2 क्रॉस 2 सब डिटर्मिनेंट आपके सामने बचा हुआ दिखाई दे रहा है, उसको आप डायरेक्ट क्या करो, कैलकुलेट करके लिख दो। तो 0 3 ज़ा 0, बीच में माइनस और 2 2 ज़ा 4, 0 - 4 कितना फ्रेंड्स, -4, तो यहाँ कितना आएगा, -4। दूसरा कौन सा एलिमेंट है, 2, और उसका साइन कितना है, माइनस, तो -2। अब इस 2 को ढक दो, अगर आप ढकते हो तो क्या मिल रहा है फ्रेंड्स, -1 × 3 है ना, -3 और 1 2 ज़ा 2, तो -3 और -2 तो -5। और तीसरा क्या है फ्रेंड्स, +3, इसको आप ढकते हो तो इसका सब डिटर्मिनेंट क्या बचेगा, -1 × 2 मतलब -2, और 1 0 ज़ा 0, तो -2 - 0 मतलब -2। तो आप इसका वैल्यू कैलकुलेट करो, -4 + 10 -6, तो -4 + 10 -6, सब देख लिए फ्रेंड्स, ये -10 + 10 कितना आ जाएगा, 0। तो हम लोगों ने देखा कि एक्सपेंशन करने से भी रिज़ल्ट कितना आ रहा, 0 आ रहा। तो बस इतना करने में मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है ना। तो अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो हम डायरेक्टली प्रॉपर्टी को देख करके बता सकते हैं कि इसका कोई 2 रो या कोई भी 2 कॉलम आइडेंटिकल आपको दिखाई दे तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि उसका डिटर्मिनेंट 0 आए। जैसे मान लो एक और एग्जाम्पल मैं कॉलम के बेसिस पे ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे क्या, मैंने यहाँ ले लिया 1 1 1 3 4 7 1 1 1। ठीक है, आप देख सकते हो ये एक डिटर्मिनेंट दिया गया है। ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये सी नाम का एक डिटर्मिनेंट दिखाई दे रहा है और आपको दिखाई दे रहा है, आपसे बोला गया मैंने इसका वैल्यू फाइंड आउट करो।
तो अगर आप ध्यान से देखोगे फ्रेंड्स तो आपको दिख रहा होगा कि पहला कॉलम है ना C1 और तीसरा कॉलम मतलब C3, ये दोनों कॉलम्स क्या है, आइडेंटिकल है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ C0 ही आएगा, ये पक्का है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी आप आसानी से बता सकते हैं कि हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 कब होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से थर्ड नंबर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके जल्दी से, जितना जल्दी हो सके आप डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को भी आप लिख लें, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 की ओर चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, चौथा प्रॉपर्टी क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। बोला गया है इफ़ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स आर सेम। ठीक है, अगर कोई भी 2 रो और कोई भी 2 कॉलम्स, ठीक है, कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का अगर आप रेशियो निकालते हो और वो रेशियो क्या आ जाता है फ्रेंड्स, सेम आ जाता है। ठीक है, कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का अगर आप रेशियो निकालते हो और वो रेशियो हर बार क्या दिखता है फ्रेंड्स, सेम दिखता है, तो उस केस में भी हम बोलेंगे कि उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो ये भी बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, ध्यान देना आपको। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दिया गया है जो है 2, 4। ठीक है, समझ में आ रहा है। और मान लीजिए दूसरा हमारा एलिमेंट क्या है, 2 और 4। ठीक है, और ये मान लीजिए फ्रेंड्स दिया गया 4 और 8। ठीक, अब मैंने आपसे बोला इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक, तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, अगर आप गौर करोगे, ठीक है, अगर आप गौर करोगे तो आपको यही सब चीज़ ध्यान में रखना है कि आपका दिमाग एट ए टाइम किस जगह पे, किस प्रॉपर्टी पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसको रो 1 और इसको मैं रो 2 बोल रहा हूँ, तो ध्यान से देखना फ्रेंड्स, इस रो 1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स रो 2 में कौन है, 4। तो 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, 4, और 4 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, 8। इस 2 और 4 का रेशियो फाइंड आउट कर दो। 2 और 4 का रेशियो कितना आएगा फ्रेंड्स, 1/2। ठीक है, और इस 4 और 8 का रेशियो फाइंड आउट करो फ्रेंड्स, तो कितना आएगा, ये भी आएगा 1/2। ध्यान देना, मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ कि 2 और 4 का, ठीक है, इन दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का, दोनों रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का रेशियो 1/2 आया, और इसका भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का रेशियो कितना आया फ्रेंड्स, 1/2 आया। तो अगर 2 रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का, कोई भी 2 रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का अगर रेशियो क्या आता है, सेम आता है, तो उस केस में भी डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा फ्रेंड्स, 0 ही निकलेगा। हम आसानी से बोल सकते हैं। देखिए चेक करके मैं दिखा देता हूँ। अगर इसका मैं डिटर्मिनेंट अपने जनरल प्रोसीजर से निकालूंगा तो 0 ही आएगा। देखिए कैसे, 2 × 8 16, बीच में माइनस होता है, 4 4 जा 16, तो रिजल्ट कितना है फ्रेंड्स, 0। बहुत ही आसान है, आसानी से आप कर सकते हो। वैसे ही आप शायद देखोगे आप कॉलम वाइज, तो कॉलम मान लीजिए ये C1 है, ये C2, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का भी रेशियो देखो फ्रेंड्स, आपको 1/2 ही दिख रहा है। ये 2 और 4, तो इसका रेशियो 1/2, और ये 4 और 8 इसका रेशियो भी 1/2। तो इसके से भी हम बोल सकते हैं कि कॉलम वाला कंसेप्ट भी यहाँ लग रहा है, तो उसके बेसिस पे भी बोल सकते हैं कि उसका रिजल्ट कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये पहला 4th नंबर प्रॉपर्टी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल मैं 3x3 का भी ले लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, 2 4 6 1 3 9, ठीक है, 4 8 12। ठीक है, चलिए मान लीजिए मैंने एक 3x3 का डिटर्मिनेंट लिया और आपसे पूछा इसका वैल्यू बताओ क्या आएगा। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको देखना है ध्यान से कि कोई भी 2 रो और कोई भी 2 कॉलम का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम दिखना है। बारीकी से आपको समझना है क्वेश्चन को, इसीलिए कहा जाता है ध्यान से पढ़ने के लिए। ठीक है, देखो आप देख सकते हो इस R1 और इस R3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का रेशियो देखिए, तो 2 और 4 का रेशियो 1/2, 4 और 8 का रेशियो भी 1/2, 6 और 12 का भी रेशियो कितना, 1/2। तो हम देख सकते हैं कि हर बार इस R1 और R3 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का रेशियो कितना मिल रहा है, 1/2 ही मिल रहा है। दैट्स वाई हम बोलेंगे इस प्रॉपर्टी नंबर 4 के हिसाब से इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 0। ठीक है, तो आपको रीज़न लिखना होगा तो आप डायरेक्टली आंसर 0 लिख करके रीज़न लिख दीजिएगा। हेयर द corresponding elements of R1 and R3 have the same ratio, that's why the result is 0।
आराम से इतना लिखोगे आपका काम चल जाएगा। डिटर्मिनेंट हमको एक पूरा एक्सपेंड करने का भी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए कहा जाता है प्रॉपर्टीज़ वगैरह टाइम सेविंग के लिए होता है। ठीक है, अगर आप प्रॉपर्टीज़ ध्यान से रखते हो दिमाग में तो उन चीज़ों के बेसिस पे हम आसानी से क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए प्रॉपर्टीज़ बनाया जाता है। ठीक है, और ये प्रॉपर्टीज़ कोई अलग सा चीज़ नहीं है, ये कैलकुलेशन को देखते हुए बनाया गया है। ठीक है, हम लोग जब वेराइटीज़ ऑफ कैलकुलेशन किया गया तो उन चीज़ों को देखने के बाद समझ में आया कि अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का रूल अगर फॉलो कर रहा है तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो बार बार रिपीटेडली बहुत सारे कैलकुलेशंस को करने के बाद इन चीज़ों पे गौर किया गया, तब जा कर के हमें पता चला कि कैसे इन चीज़ों को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 भी इस प्रकार से आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो अब तक इस चीज़ को आप फटाक से पहले लिख ले, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं हम अपने 5वें नंबर प्रॉपर्टी पे। ये 5वां नंबर प्रॉपर्टी तो और मज़ेदार है, बहुत ही आसान है, ध्यान देना। क्या बोला गया है, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो और एनी वन कॉलम। ठीक है, अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम का, डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम का सारा एलिमेंट अगर आपको 0 दिखता है तो सीधी सी बात है उस केस में हम बोलेंगे कि उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। मतलब ये रिज़ल्ट 0 आने वाला हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टी अभी तक देख लिया फ्रेंड्स। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपको ऐसे ही याद रखना है कि 0 वाला कितना प्रॉपर्टी था, तो 3 प्रॉपर्टी अभी तक हो चुका है। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल से इसको भी समझा देता हूँ। मान लो आपके पास एक डिटर्मिनेंट दिया गया है 3×3 का, हम एक बड़ा ही ले लेते हैं 3×3 का। ठीक है, मान लो इसका एलिमेंट है 1 2 3, ये है 0 0 0 4 3 7। ठीक है, मान लो आपके सामने एक डिटर्मिनेंट दिया गया a जिसका वैल्यू है 1 2 3 0 0 0 1 4 3 7। ठीक, तो आपसे बोला गया इस a का वैल्यू क्या होगा, इस a नाम के डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा। तो मैंने क्या बताया फ्रेंड्स, इस प्रॉपर्टी में क्या बताया गया है, अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम का सारा एलिमेंट अगर क्या दिखा आपको 0 दिखा तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, ये पक्का है। ठीक है, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ये पक्का है, ये चीज़ हमें पता है। ठीक, तो चलिए इसके बेसिस पे हम एक रिज़ल्ट देखते हैं निकाल करके कि सही में 0 आता है या नहीं। तो फ्रेंड्स आपको याद होगा एक्सपेंसन करना है हमें, तो एक्सपेंसन कैसे होगा, तो मान लीजिए मैंने एक्सपेंसन किया R1 के अलॉन्ग। ठीक है, तो एक्सपेंसन अलॉन्ग R1। ठीक, अगर बाय द वे मैं R1 के अलॉन्ग एक्सपेंसन करता हूँ तो इसका प्लस माइनस और प्लस साइन कन्वेंशन हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करोगे फ्रेंड्स तो क्या आएगा, तो इसका वैल्यू कितना है 1 और इसका साइन कन्वेंशन कितना प्लस, तो ये 1। ठीक है, अब इसका हम लोग ढकेंगे रोअर कॉलम वाइज, 0 7 जा 0 3 0 जा 0, इट मीन्स ये कितना आएगा 0। फिर अगला क्या है 2, साइन कन्वेंशन माइनस, तो 2 ढक लिया रोअर कॉलम वाइज। तो जो बचेगा सब डिटर्मिनेंट उसको ध्यान से देखिए, 0 7 जा 0 4 0 जा 0, 0 माइनस 0 कितना 0। फिर प्लस 3 देख सकते हो, ढकने के बाद 0 3 जा 0 और 4 0 जा 0, तो कितना आ गया 0 माइनस 0 मतलब 0। तो 1 0 जा 0, 2 0 जा 0 और 3 0 जा 0, तो रिज़ल्ट कितना आया 0। तो ध्यान देना फ्रेंड्स, एक्सपेंसन अलॉन्ग अगर हम R1 करें तो रिज़ल्ट हमारा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो सीधी सी बात है, अभी जो प्रॉपर्टी था वो भी हम लोग क्या पढ़े वहाँ पे कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में मौजूद कोई भी रो या कोई भी कॉलम का सारा एलिमेंट अगर 0 होता है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, सिंपल सा है, ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब यहाँ एक बात आपको और क्लियर कर दूँ। ठीक है, आप उस प्रॉपर्टी समझ लो या एक नोट समझ लो। ठीक है, नोट में एक बात आप यहाँ पे ध्यान देना, क्या कि अब मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ कि फ्रेंड्स हम लोगों ने बात किया हुआ था कि डिटर्मिनेंट आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम के मदद से एक्सपेंड कर सकते हो। मतलब हम लोग जैसे लिखते हैं ना एक्सपेंसन अलॉन्ग R1, तो आप एक्सपेंसन अलॉन्ग R2 भी लिख सकते हो, R3 भी लिख सकते हो, C1 भी लिख सकते हो, C2 भी लिख सकते हो, C3 भी लिख सकते हो। ठीक, तो जिससे भी आप एक्सपेंड करते हो जिस रो और जिस कॉलम की मदद से आपको रिजल्ट तो सेम मिलेगा। लेकिन अब सवाल ये होता है कि ज़्यादा बेटर कौन होगा, है ना, किसके मदद से ज़्यादा आसान होगा एक्सपेंड करना। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जिस रो या जिस कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 0 दिखाई देगा उसी के मदद से आप एक्सपेंड करना। ठीक है, तो नोट में मैंने क्या लिखा है फ्रेंड्स, ऑलवेज एक्सपेंड
with the help of those row or those column which contains maximum number of ज़ीरोज़। सहारा उसी का लेना फ्रेंड्स जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होगा। इसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो मैंने एक डिटर्मिनेंट दिया 1 0 0 2 4 6 3 9 1, ठीक है। मैंने एक डिटर्मिनेंट दिया है 1 0 0 2 4 6 3 9 1, ठीक। तो आप किसकी मदद से एक्सपेंशन करोगे? तो कोई बोलेगा सर हम R2 की मदद से एक्सपेंड कर देते हैं, कोई बोलेगा R3 की मदद से करते हैं, कोई बोलेगा C1, कोई बोलेगा C2, कोई बोलेगा C3, कोई बोलेगा R1। जिसकी मदद से बोलना चाहोगे आंसर तो सेम आएगा। बट बात ये होता है कि अगर आपको एलिमेंट में कहीं ज़ीरो दिखा, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट में आपको एलिमेंट में अगर ज़ीरो दिख रहा है तो सबसे पहले आप ढूंढो कि R1 में मैक्सिमम ज़ीरो है, कि R2 में मैक्सिमम ज़ीरो है, कि R3 में है, कि C1 में है, कि C2 में है, कि C3 में है। तो ध्यान से देखो फ्रेंड्स, R1 में 2 ज़ीरो है, C2 में 1 ज़ीरो है, C3 में 1 ज़ीरो है, ठीक है ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि R1 में मैक्सिमम ज़ीरो है। तो याद रखिए एक्सपेंशन उसी के मदद से करना जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो आपको दिखाई दे। तो हम एक्सपेंशन किसकी मदद से करेंगे फ्रेंड्स? यहाँ तो हम लोग एक्सपेंशन करेंगे अलोंग R1। क्यों किया फ्रेंड्स, ध्यान देना, क्योंकि अगर मैं एक्सपेंशन अलोंग R1 करता हूँ तो R1 का साइन कन्वेंशन प्लस माइनस और प्लस होगा। तो ध्यान दीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ B जब आप निकालने जाओगे तो पहला वाला एलिमेंट कितना आया 1, उसका साइन कन्वेंशन कितना प्लस, तो ये 1 हो जाएगा। इसको अगर हम ढकते हैं ध्यान दीजिएगा तो क्या बचेगा, 4 1 = 4 माइनस 9 6 = 54, तो 4 माइनस 54, ठीक। अब दूसरा क्या है फ्रेंड्स, ज़ीरो, और ज़ीरो का साइन कन्वेंशन क्या है, माइनस। अगर आप -0 लिखोगे तो फ्रेंड्स आपको सीधा सीधा पता है कि इसमें मल्टीप्लाई कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो जब जीरो से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो ही आएगा। तो इसको करने से कोई मतलब है क्या? नहीं। तीसरा वाला भी आप देख लो, +0 लिख करके मल्टीप्लाई कुछ ना कुछ तो वैल्यू ही होगा सब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के बाद। तो ज़ीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो ही आएगा ना। तो इस स्टेप को करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर एक्सपेंशन अलोंग हम R1 करते हैं तो बस हम इसी एलिमेंट से जो वैल्यू निकलेगा निकाल करके आंसर तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। इसीलिए याद रखिएगा इस बात को। इसका आंसर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, यह आ जाएगा ये 4 है ना, इंटू -54 मतलब -50, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा -50। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जिसके अलोंग ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो होगा उसी के अलोंग आके एक्सपेंशन करना। और एक्सपेंशन जब करोगे तो ज़ीरो वाले को मत लेना, बिकॉज ज़ीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो रिज़ल्ट ज़ीरो ही आएगा। तो ये छोटा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। इससे आपको आसानी होगा मैक्सिमम से मैक्सिमम डिटर्मिनेंट को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का अगर एलिमेंट ज़ीरो है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आप, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत सुविधा मिलेगा, ठीक। तो आई होप आपको प्रॉपर्टी नंबर 5 और उससे रिलेटेड एक नोट जो मैंने अभी समझाया आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से नोट में लिख लें फ्रेंड्स। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की और प्रॉपर्टी नंबर 6 पे। तो पहले आप इस चीज़ को लिख लें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें पहले इस चीज़ का, ठीक है, और उसके बाद फिर इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 का, ठीक है। इस प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या बताया गया है, ध्यान देना है आपको। जैसे कि फ्रेंड्स हम लोगों ने मैट्रिसेस में पढ़ा था कि अगर किसी स्केलर क्वांटिटी से किसी मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो स्केलर क्वांटिटी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से जाकर के मल्टीप्लाई हो जाता था। ये चीज़ हम लोगों ने मैट्रिसेस में पढ़ा था। बट डिटर्मिनेंट में वैसा नहीं होता है। डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि अगर किसी स्केलर क्वांटिटी k से अगर आप किसी डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो अगर उस k को डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करना है तो वो k डिटर्मिनेंट के या तो किसी एक रो से या तो किसी एक कॉलम से जाकर के मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स की तरह मल्टीप्लाई नहीं होता है। मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होता था, बट डिटर्मिनेंट में या तो किसी एक रो में मल्टीप्लाई होगा या तो किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। चलिए इस चीज़ को एक एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। जो मैंने बोला है फ्रेंड्स वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। इफ़ अ स्केलर क्वांटिटी k इज़ मल्टीप्लाइड बाय अ डिटर्मिनेंट देन इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय एनी वन रो और एनी वन कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट, ठीक है।
इस चीज़ को एक एग्जांपल समझते हैं, ध्यान देना फ्रेंड्स, ठीक है। एग्जांपल क्या है कि मान लो हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दिया गया है 1 2 3 -1 2 5 0 1 2, ठीक है। ये एक 3x3 का डिटर्मिनेंट है। और फ्रेंड्स मैंने आपसे पूछा कि बताइए k इंटू ए क्या होगा, ठीक है। k इंटू ए क्या होगा, तो k इंटू ए मतलब फ्रेंड्स k इंटू ए मतलब 1 2 3 -1 2 5 0 1 2, ठीक है। अगर मुझे बोला गया है कि k इंटू ए फाइंड आउट करो, तो k इंटू ए का मतलब क्या है फ्रेंड्स, तो k इंटू ए का मतलब ध्यान दीजिए क्या है, तो k इंटू ए का मतलब है कि ये k इससे मल्टीप्लाई होगा। इससे मल्टीप्लाई होगा बोलने का मतलब हम दो तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे, आइदर इस k को आप या तो अंदर भेज दो, ठीक है, और या तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लो और उस वैल्यू को फिर k से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी इच्छा, जैसा नीड होगा हम वैसा काम करेंगे। तो फिलहाल मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि अगर इस k को इस डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करना, इस k को अंदर भेजना है तो वो अंदर कैसे जाएगा। तो अंदर जाने का तरीका मैंने क्या बताया फ्रेंड्स सॉरी, ये k या तो किसी एक रो में मल्टीप्लाई हो जाएगा या करके, या तो किसी एक कॉलम में, ठीक है। बात एक ही है फ्रेंड्स, या तो किसी एक रो में मल्टीप्लाई करो या तो किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करो, आंसर हमेशा वही आएगा, ठीक। तो अगर k को हम मान लेते हैं अंदर ले जाना चाहते हैं तो अंदर कैसे जाएगा k, तो अंदर जाने का तरीका क्या है फ्रेंड्स, या तो किसी एक रो में या तो किसी एक कॉलम में। मतलब ये हो जाएगा, मान लेते हैं हम R1 में इसको लेके चले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा k 2k और 3k, बाकी जो दिख रहा है वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हो। या तो कोई बोलेगा कि सर हम R2 में करना चाहते हैं मल्टीप्लाई, तो हाँ आप R2 में भी कर सकते हो। अगर आप R2 में करना चाहोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 और ये हो जाएगा -k, ये हो जाएगा 2k, ये हो जाएगा 5k और ये 0 1 और 2, ठीक है। कोई बोलेगा सर हम थर्ड रो में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो आप थर्ड रो में मल्टीप्लाई कर लो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड रो में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, तो ये आ जाएगा 1 2 3 -1 2 5, ये हो जाएगा k इंटू 0 मतलब 0, ये k और ये 2k। आप इन सब का वैल्यू निकाल लेना फ्रेंड्स, आपको सब का वैल्यू क्या दिखेगा, सेम ही दिखेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर किसी स्केलर क्वांटिटी से किसी डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना, उसको मल्टीप्लाई करने के लिए k को अगर हम अंदर भेजना चाहते हैं तो किसी एक रो में जा कर के वो मल्टीप्लाई होगा। तो आप इन तीनों में से कोई भी एक काम कर सकते हो, ठीक। या तो दूसरा क्या हो सकता है, तो दूसरा ये हो सकता है फ्रेंड्स कि ये मल्टीप्लिकेशन ऐसे भी हो सकता है, मतलब ये k किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई हो सकता है। तो कॉलम मल्टीप्लाई होने का मतलब मान लीजिए फर्स्ट कॉलम में अगर मल्टीप्लाई होगा तो k -k 0, ये हो जाएगा 2 2 1 और ये हो जाएगा 3 5 और 2। कोई बोलेगा मैं सेकेंड कॉलम में करना चाहता हूँ, तो आप सेकेंड कॉलम में भी कर सकते हो। तो 1 -1 0, ये हो जाएगा 2k, ये हो जाएगा 2k, ये हो जाएगा 1k मतलब k, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 5 2। कोई बोलेगा मैं थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो आप थर्ड कॉलम में भी कर सकते हो। तो ये 1 -1 0, ये 2 2 1, ये हो जाएगा 3k 5k और 2k। आप जहाँ चाहे वहाँ कर सकते हो, बट याद रहे या तो किसी एक रो में या तो किसी एक कॉलम। अगर कॉलम में करना चाहते हो तो आप तीनों में से किसी भी कॉलम में कर सकते हो और रिज़ल्ट हर बार क्या रहेगा, सेम। तो आपकी इच्छा, ठीक है, इस k को जिस किसी एक रो या तो कोई भी एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, जैसा आपका मन करे वैसा कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इस चीज़ को बस समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ आपको बता देता हूँ कि या तो आप किसी एक रो में मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, या तो किसी एक कॉलम में। तो मैं एक रो में करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, या तो कॉलम में, मतलब k -k 0 2 2 1 3 5 और 2, आपकी इच्छा, इन एनी रो, ठीक है, एनी वन रो और एनी वन कॉलम,
ठीक है, एनी वन कॉलम, किसी में भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स आपको कि जब कोई स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगा डिटर्मिनेंट से तो कैसे हो सकता है, ठीक। ये तो अंदर भेजने का तरीका हो गया। नहीं तो दूसरे तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस चीज़ का आप डिटर्मिनेंट निकालना और डिटर्मिनेंट निकालने के बाद के से मल्टीप्लाई कर देना, बात वही होता है, ठीक है। तो आप वैसे मल्टीप्लाई करो, चाहे के को अंदर भेज करके फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, बात वही है, सेम आंसर आपको मिलेगा। तो इस तरह से हम फ्रेंड्स प्रॉपर्टी नंबर 6 समझ चुके हैं और इसी तरह से हम काम कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना फ्रेंड्स, आप जब मल्टीप्लाई करने के लिए हम किसी एक पर्टिकुलर रो या किसी एक पर्टिकुलर कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही याद कीजिए मैट्रिक्स में अगर हमें कुछ कॉमन निकालना रहता था तो हम मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट से कॉमन निकालते थे। उसी तरह से अगर हमें डिटर्मिनेंट में कुछ कॉमन निकालना है तो हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कॉमन निकालेंगे। तो जब मल्टीप्लाई हम किसी एक पर्टिकुलर रो या एक पर्टिकुलर कॉलम में कर सकते हैं, तो वैसे ही कॉमन अगर हमें निकालना है तो हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कॉमन निकालेंगे। जैसे मान लो हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दिया गया है ना, ध्यान देना, अगर इस टाइप का दिया गया है 2 4 6 1 2 4 3 0 1, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करना चाहते हैं कॉमन निकाल करके, तो आपकी इच्छा, आप इसमें से देख सकते हो कॉमन क्या है। तो हम देख रहे हैं इस फर्स्ट रो में 2 कॉमन दिख रहा है, तो इसमें से 2 कॉमन निकाल देते हैं। तो क्या बन जाएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 4 और ये हो जाएगा 3 0 1। तो इस तरह से करके हम किसी डिटर्मिनेंट में से अगर कोई चीज़ कॉमन निकालना चाहते हैं तो वो या तो किसी एक रो से कॉमन निकलेगा या तो किसी एक कॉलम से, ठीक है। अगर मान लीजिए फर्स्ट रो से भी निकल रहा है कुछ कॉमन, सेकेंड रो से भी कुछ कॉमन निकल रहा है, थर्ड रो से भी कुछ कॉमन निकल रहा है, तो सबका सेपरेटली अलग अलग कॉमन निकलेगा, वो बाहर लिखाते चला जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है फ्रेंड्स आपको, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि प्रॉपर्टी नंबर 6 से रिलेटेड था, तो आप जल्दी से इस चीज़ को लिख लें, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ जाएंगे प्रॉपर्टी नंबर 7 की ओर। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं आज के लास्ट प्रॉपर्टी पे। ऐसे तो प्रॉपर्टीज़ और भी हैं डिटर्मिनेंट के, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बट आज के हिसाब से आज का जो लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, ध्यान देना है आपको कि इफ़ सम और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, then the determinant can be expressed as the sum of 2 or more determinants। देखिए फ्रेंड्स, इस पूरे लैंग्वेज को पढ़ने के बाद हो सकता है आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा कि क्या दिया गया। इस चीज़ को मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ, ध्यान देना, तब उसके बाद मैं फिर प्रॉपर्टी पे आऊँगा कि क्या लिखा हुआ वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ध्यान देना, मान लो एक डिटर्मिनेंट दिया गया ए, ठीक है, और इस डिटर्मिनेंट में क्या बोला गया, ध्यान देना, इसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का कोई ठीक है ना, एक रो या एक से ज़्यादा रो, ठीक है, इफ सम और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो ऑफ अ कॉलम और अ कॉलम, ठीक है ना, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट डिटर्मिनेंट में अगर एक्सप्रेस हैं, कैसे एक्सप्रेस है, सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस है, क्या एक्सप्रेस है, रो के एलिमेंट, या तो रो के कुछ एलिमेंट या तो सारे के सारे एलिमेंट अगर एक्सप्रेस किए गए हैं सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स के फॉर्म में, तो हम डिटर्मिनेंट को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में। कैसे, मतलब क्या, ध्यान दीजिए आप। जैसे मान लीजिए ये हमारा डिटर्मिनेंट है, इसका रो, पहला रो जो है उसका एलिमेंट ध्यान दीजिए क्या है, इसका एलिमेंट है मान लो आप a + λ1, ठीक है, और दूसरा एलिमेंट है मान लो b + λ2 और तीसरा एलिमेंट है c + λ3, ठीक है। और यहाँ मान लो दिया गया D E F G H और I, ठीक है। मान लो ये हमारा एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, ठीक। और इस डिटर्मिनेंट के हिसाब से अगर बात किया जाए, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से बात किया जाए, ध्यान देना फ्रेंड्स, बोला गया था किसी भी रो या कॉलम का कुछ या सारा का सारा एलिमेंट, ठीक है, अगर एक्सप्रेस है सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स के फॉर्म में, तो देख सकते हो ये हमारा R1 है, फर्स्ट रो है, जिस फर्स्ट रो का सारा एलिमेंट सम ऑफ 2 टर्म्स के फॉर्म में क्या है, एक्सप्रेस्ड है, ठीक है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा भी टर्म्स के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड होगा, ऐसा अगर कहीं इस टाइप का स्ट्रक्चर कहीं दिख रहा होगा, तो इस टाइप के डिटर्मिनेंट को हम थोड़ा सा और
अच्छे से सॉल्व करने के लिए इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में भी। मतलब हम इसको और हल्का करने के लिए क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं। कैसा, देखिए, तो a प्लस लेमडा 1 b प्लस लेमडा 2 c प्लस लेमडा 3 है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। जो पहला टर्म है, सारा का पहला टर्म लिख लो a b c, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है d e f, फिर क्या है g h और i, ठीक। अब ध्यान देना है फ्रेंड्स, यहाँ बीच में हमेशा क्या रखना है, प्लस, प्लस रख दिया मैंने। अब इस लेमडा 1 के साथ क्या है, पॉजिटिव लेमडा 1, तो ये देखिए ध्यान से यहाँ लिख लेंगे। अब सेकेंड टर्म लेमडा 1, लेमडा 2 और लेमडा 3, और जो हमारा फिर से रो 2 और रो 3 का एलिमेंट उसको हम फिर से लिख देंगे डी ई एफ जी एच और आई। तो इस तरह से हम जब हमारा कोई भी रो का कुछ एलिमेंट या तो सारा का सारा एलिमेंट सम ऑफ टू और मोर टर्म्स के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है, तो उस चीज़ को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए उसको सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए, जितना टर्म के फॉर्म में एक्सप्रेस रहेगा उतना ही डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में हम इस चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल होगा फ्रेंड्स, जब इस्तेमाल होगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे मैं इन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग इन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो फ़िलहाल आपको ये प्रॉपर्टीज़ ध्यान से देखना है और समझना है कि किस तरह से मैंने इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा स्लाइड कर देता हूँ नीचे की तरफ, ताकि आपको क्लियर दिखाई दे एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दें आप, और फिलहाल आप इन चीज़ों को अच्छे से पहले लिख लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये आपका पूरा का पूरा थ्योरी हो गया, ठीक है। जो प्रॉपर्टी है उस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लें, ठीक है। थोड़ा सा फोकस जो है कहीं ना कहीं इस जगह पे थोड़ा सा चमक रहा है, ध्यान देना। फ्लैश जलने के कारण ऐसा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं थोड़ा सा ऊपर का आप स्नैपशॉट ले लें, फिर मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, फिर इस चीज़ का स्नैपशॉट आप ले सकते हो, ताकि आपको अच्छे से क्लियरली आप नोट्स बना लें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7 तक ही, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं फ्रेंड्स जिनका मैं डिस्कशन करूँगा, ताकि आपको प्रॉपर्टी बेस्ड डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन करने में प्रॉब्लम ना हो और आसानी से आप जल्द से जल्द क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आगे के प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपने अगले लेक्चर में। तब तक आप इन 7 प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से दिमाग में सेट कर ले फ्रेंड्स, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपका नहीं अच्छा है तो फिर आपका डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आपको फेस करना हो सकता है। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों को अच्छे से रिमेंबर करें, ठीक है। और फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ जो हम लोग पढ़ेंगे उसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि क्वेश्चन बनाते समय आपको डिफ़िकल्टी ना हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक करें, ठीक है। फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बस और कुछ नहीं। आप इतना हमारे लिए करें, हम आपके लिए जितना हो सकता है अपने तरफ से मैक्सिमम करने का कोशिश करेंगे, ताकि आपको अपने पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।